एग्जाम प्लस में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों। आज हम भूगोल के एक ऐसे टॉपिक पर गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं जो लगभग हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप कह सकते हैं कि बेहद जरूरी है। चाहे आप लेक्चरर, यूपी पुलिस, सीटेट, यूपी टेट, एसएससी या रेलवे की तैयारी कर रहे हो, यहां से सवाल बनते ही बनते हैं। आज का हमारा विषय है भूकंप यानी अर्थक्वेक। आज हम समझेंगे कि भूकंप क्या है, ये क्यों आता है, इसकी तरंगे कैसे काम करती हैं और इसे मापा कैसे जाता है। बिल्कुल। तो सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल, भूकंप आखिर है क्या? देखिए, अगर बिल्कुल सरल शब्दों में कहें तो हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी परत है, जिसे हम भूपटल या क्रस्ट कहते हैं, उसमें किसी भी वजह से, चाहे वो प्राकृतिक हो या कृत्रिम, जब कोई कंपन होता है, कोई वाइब्रेशन, बस उसी को भूकंप कहते हैं। अच्छा। और विज्ञान की जिस शाखा में इन भूकंपों का अध्ययन किया जाता है उसे सीज़मोलॉजी कहते हैं। ये शब्द सीज़मोलॉजी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, तो अब दो बहुत जरूरी शब्द आते हैं, भूकंप मूल यानी फोकस और भूकंप अधिकेंद्र यानी एपिसेंटर। इसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। इसे कैसे आसानी से समझें? हाँ, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। ठीक है। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। आप कल्पना कीजिए कि जमीन के बहुत नीचे, जहां चट्टानों में हलचल शुरू होती है, वो जो असल पॉइंट है उसे फोकस या भूकंप मूल कहते हैं। मतलब जहां से सारी गड़बड़ शुरू हुई। बिल्कुल। अब उस बिंदु से ठीक 90 डिग्री ऊपर धरती की सतह पर जो स्थान है जहां भूकंपीय तरंगों को सबसे पहले महसूस किया जाता है, उसे एपिसेंटर या भूकंप अधिकेंद्र कहते हैं। तो हम जो न्यूज में सुनते हैं वो एपिसेंटर होता है। जी हाँ, और सबसे ज्यादा तबाही भी एपिसेंटर के आसपास ही होती है। क्या भूकंप की गहराई का भी कोई महत्व होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। गहराई के आधार पर भूकंपों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, और ध्यान दीजिए, ये वर्गीकरण महत्वपूर्ण है। पहला है सामान्य भूकंप, जो 0 से 50 किलोमीटर की गहराई तक होता है। ओके। दूसरा है मध्यवर्ती भूकंप, जो 50 से 250 किलोमीटर की गहराई तक होता है। और तीसरा है गहरे या पातालीय भूकंप, जो 250 से 700 किलोमीटर की गहराई तक जा सकता है। और भूकंप के दौरान जो ऊर्जा निकलती है उसके लिए भी एक खास शब्द है ना? जी हाँ, भूकंप मूल से जो ऊर्जा निकलती है उसे प्रत्यास्थ ऊर्जा या इलास्टिक एनर्जी कहते हैं। ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है, पर है बहुत आसान। सोचिए, ये चट्टानों में जमा हुई ऊर्जा है जो अचानक से एकदम से मुक्त हो जाती है, एक रबर बैंड की तरह। चलिए अब उस हिस्से पर आते हैं जहां से सबसे ज्यादा सवाल बनते हैं। भूकंपीय तरंगे, सीस्मिक वेव्स, ये कितने प्रकार की होती हैं? मुख्य रूप से ये 3 प्रकार की होती हैं, पी तरंगे, एस तरंगे और एल तरंगे। चलिए इन्हें एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले पी वेव्स यानी प्राइमरी वेव्स। प्राइमरी मतलब प्राथमिक? हाँ, इन्हें प्राथमिक तरंगे भी कहते हैं। ये ध्वनि तरंगों की तरह अनुदैर्ध्य होती हैं, मतलब लॉन्जिट्यूडिनल। इनकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये पृथ्वी के हर माध्यम से गुजर सकती हैं, ठोस, द्रव और गैस, तीनों से। अरे वाह, हर जगह से? जी, और इनकी गति सबसे तेज होती है, लगभग 8 से 14 किलोमीटर प्रति सेकंड। इसीलिए ये किसी भी स्थान पर सबसे पहले पहुंचती हैं। यानी ये एक तरह की चेतावनी तरंगे हुई, कह सकते हैं। अब आती हैं एस वेव्स यानी सेकेंडरी वेव्स, द्वितीयक तरंगे। बिल्कुल, ये अनुप्रस्थ होती हैं, मतलब ट्रांसवर्स, और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, और ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ये तरंगे केवल ठोस माध्यम से ही गुजर सकती हैं, तरल या गैस से नहीं। ओह अच्छा, सिर्फ सॉलिड से। जी। इनकी गति भी पी तरंगों से लगभग 40% कम होती है। और ये एक फैसिनेटिंग बात है कि इसी गुण के कारण, इसी एक कमी के कारण, हाँ, इसी कमी ने वैज्ञानिकों को ये पता लगाने में मदद की कि पृथ्वी का बाहरी कोर यानी आउटर कोर तरल अवस्था में है। कैसे? क्योंकि एस तरंगे उससे होकर गुजर ही नहीं पाती, वो वहां जाकर गायब हो जाती हैं। वाह, ये तो वाकई एक आहा मोमेंट है। मतलब एक तरंग जो कहीं पहुंच नहीं सकी, उसी ने हमें उस जगह का राज बता दिया। बिल्कुल सही। अब तीसरी तरंग के बारे में बात करते हैं, एल वेव्स। हाँ, एल वेव्स, जिन्हें लव वेव्स या सरफेस वेव्स भी कहते हैं। इन्हें धरातलीय तरंगे कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी की सतह पर ही चलती हैं। अच्छा, ये अंदर नहीं जाती हैं? नहीं, और इनकी गति सबसे कम होती है, करीब 1.5 से 3 किलोमीटर प्रति सेकंड। लेकिन यहाँ एक विरोधाभास है जिसे याद रखना है। वो क्या? भले ही ये सबसे धीमी है, लेकिन ये सबसे अधिक विनाशकारी होती हैं। ऐसा क्यों?
क्योंकि ये सीधे धरातल को प्रभावित करती हैं, जहां हम रहते हैं, जहां हमारी इमारतें हैं। ये जमीन को सांप की तरह हिलाती हैं। समझ गया। तो P और S अंदर की खबर लाती हैं और L सतह पर तबाही मचाती है। अब सवाल उठता है कि भूकंप की तीव्रता को मापते कैसे हैं? इसके लिए मुख्य रूप से 2 स्केल इस्तेमाल होते हैं। पहला और सबसे प्रसिद्ध है रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल हाँ, ये तो सबने सुना है। यह एक ओपन एंडेड स्केल है। ओपन एंडेड मतलब? इसका मतलब है कि सैद्धांतिक रूप से इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है। हालांकि व्यवहार में इसे हम 0 से 10 तक ही देखते हैं। यह भूकंप से निकली ऊर्जा को मापता है। और दूसरा स्केल? दूसरा आधुनिक स्केल है मर्केली स्केल, मर्कली स्केल। ये एक क्लोज्ड एंडेड स्केल है जिसमें 1 से 12 तक अंक होते हैं। अच्छा, इसकी एक लिमिट है। हाँ, और ये ऊर्जा नहीं मापता। यह भूकंप से हुए विनाश या प्रभाव के आधार पर तीव्रता बताता है, मतलब कितना नुकसान हुआ। परीक्षा के लिए एक और बहुत ही दिलचस्प तथ्य है। भूकंप आने से पहले वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संकेतक है। अध्ययनों में पाया गया है कि भूकंप आने से ठीक पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। रेडॉन गैस, ये याद रखने वाला पॉइंट है। बिल्कुल। चलिए, तो एक बार फटाफट से सब कुछ दोहरा लेते हैं ताकि सब कुछ दिमाग में बैठ जाए। भूकंप का अध्ययन, सीस्मोलॉजी, जहां भूकंप शुरू होता है जमीन के नीचे, फोकस, और सतह पर उसका पहला बिंदु, एपिसेंटर, सबसे तेज तरंग जो सब जगह से गुजरती है, पी वेव, और वो तरंग जो सिर्फ ठोस में चलती है, एस वेव, सबसे विनाशकारी तरंग कौन सी है? एल वेव। ठीक है। भूकंप से पहले बढ़ने वाली गैस, रेडॉन, ऊर्जा मापने वाला स्केल, रिक्टर, और विनाश मापने वाला स्केल मर्केली हैं। और कौन कितनी विनाशकारी हैं, इस पर तुलनात्मक प्रश्न अक्सर बनते हैं। और ये याद रखना भी जरूरी है कि भूकंपीय तरंगे केवल विनाश का कारण नहीं है, वे पृथ्वी के अंदर झांकने की एक खिड़की भी हैं। सही कहा। आज हम भूगोल के एक ऐसे टॉपिक की गहराई में उतरेंगे जो जितना विनाशकारी है उतना ही रचनात्मक भी है। एक ऐसा टॉपिक जो पृथ्वी की धड़कन जैसा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ज्वालामुखियों की, वोल्केनोज। चलिए शुरू करते हैं एक दिलचस्प सवाल से। ज्वालामुखी को प्रकृति का सुरक्षा वाल्व या नेचर सेफ्टी वाल्व क्यों कहा जाता है? ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो एक ज्वालामुखी आखिर होता क्या है, एकदम सरल शब्दों में? देखिए, ज्वालामुखी पृथ्वी की सतह पर बस एक खुला रास्ता है। एक रास्ता। हाँ, एक वेंट या ओपनिंग जहां से धरती के अंदर का जो भी गर्म पिघला हुआ पदार्थ है, गैसें हैं, राख है, वो सब बाहर निकलता है। तो ये सुरक्षा वाल्व वाली बात? वो इसलिए क्योंकि पृथ्वी के अंदर जबरदस्त गर्मी और दबाव से चट्टानें पिघल जाती हैं। ये पिघला हुआ पदार्थ मैग्मा कहलाता है। मैग्मा, ये शब्द इंपॉर्टेंट है। बहुत। तो ये मैग्मा और गैसें जबरदस्त दबाव में होती हैं। अगर ये दबाव बाहर ना निकले तो पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी उथल-पुथल हो सकती है। ज्वालामुखी इस दबाव को बाहर निकालकर धरती को स्थिर रखता है। अच्छा। जैसे प्रेशर कुकर की सीटी, अगर वो ना हो तो कुकर फट सकता है। इससे बेहतर उदाहरण हो ही नहीं सकता। हाँ, एग्जैक्टली वही काम करता है ज्वालामुखी। तो जो पिघला हुआ पदार्थ जमीन के नीचे है वो मैग्मा है, और जब वो इस सेफ्टी वाल्व यानी ज्वालामुखी से बाहर आ जाता है, हाँ, तब उसे लावा कहते हैं। है दोनों एक ही चीज, बस जगह का फर्क है। जमीन के नीचे मैग्मा, जमीन के ऊपर लावा। और जिस मुंह से ये लावा निकलता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्रेटर, ज्वालामुखी का मुख। ठीक है, लेकिन जब ज्वालामुखी फटता है तो क्या सिर्फ लावा ही निकलता है? फिल्मों में तो हम राख और धुएं के बड़े बड़े बादल देखते हैं। ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि लावा तो कहानी का सिर्फ एक हिस्सा है। असल में ज्वालामुखी उद्गार में सबसे ज्यादा मात्रा में गैसें निकलती हैं। और उसमें सबसे ज्यादा कौन सी गैस होती है? ये सवाल मैंने कहीं देखा था। और इसका जवाब अक्सर लोगों को चौंका देता है। सबसे ज्यादा निकलने वाली गैस है जलवाष्प, यानी साधारण भाप। रुकिए, क्या कहा आपने? भाप? मतलब आग उगलने वाली ज्वालामुखी से सबसे ज्यादा पानी निकलता है? ये कैसे संभव है? होता यह है कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो चट्टानें हैं उनमें पानी फंसा होता है। जब ये चट्टानें पिघलकर मैग्मा बनती हैं तो ये पानी भी उसी में मिल जाता है। अच्छा, और जबरदस्त गर्मी और दबाव में ये पानी भाप में बदल जाता है। जब मैग्मा ऊपर उठता है और दबाव कम होता है तो ये भाप बहुत तेजी से बाहर निकलती है, और यही ज्वालामुखी के विस्फोटक होने का एक बड़ा कारण है। कमाल है, मतलब एक तरह का जियोलॉजिकल सोडा कैन।
जलवाष्प के अलावा? उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें होती हैं और साथ में निकलती है राख और बड़े बड़े पत्थर भी, जिन्हें ज्वालामुखी बॉम्ब कहते हैं। ये सब सुनकर तो लगता है कि ज्वालामुखी सिर्फ तबाही का सामानी भार फेंकता है, लेकिन हमने शुरू में रचनात्मक पहलू की भी बात की थी। और वो पहलू यहीं से शुरू होता है। जब ये लावा ठंडा होकर जमता है तो वो आग्नेय चट्टानें, इग्नियस रॉक्स बनाता है, जैसे कि बेसाल्ट। हाँ। और फिर हजारों लाखों सालों में जब यही बेसाल्ट चट्टान टूटती फूटती है तो उससे बनती है दुनिया की सबसे उपजाऊ मिट्टियों में से एक, काली मिट्टी, ब्लैक सॉइल। अच्छा, तो भारत का जो दक्कन का पठार है, जहां कपास और गन्ने की खेती होती है, वो इसी प्रक्रिया का नतीजा है? बिल्कुल। वो पूरा क्षेत्र ज्वालामुखीय लावा से ही बना है। तो देखिए, विनाश से ही जीवन का निर्माण भी हो रहा है। वाह! तो क्या सभी ज्वालामुखी एक जैसे होते हैं या इनके भी अलग-अलग प्रकार होते हैं? नहीं, बिल्कुल एक जैसे नहीं होते। हम उन्हें दो मुख्य तरीकों से बांट सकते हैं। पहला तरीका है ये देखना कि वो कितनी बार फटते हैं। मतलब उनकी एक्टिविटी के आधार पर? हाँ, इस आधार पर 3 तरह के ज्वालामुखी हैं। पहले है सक्रिय ज्वालामुखी। ये वो है जो हमेशा या थोड़े-थोड़े समय पर फटते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद इटली का स्ट्रोम्बोली होगा, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहते हैं। एकदम सही। उसे ये नाम इसलिए मिला क्योंकि वो लगभग हमेशा जलता रहता है और रात में दूर से एक लाइट हाउस जैसा दिखता है। और कोई उदाहरण? दुनिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक है हवाई का किलाउआ। और हाँ, भारत के पास भी अपना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। अरे हाँ, अंडमान निकोबार में। बिल्कुल, बैरन द्वीप। ये भारत और दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। एग्जाम्स के लिए ये नाम बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये हुए सक्रिय। दूसरे कौन से हैं? दूसरे हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी सोए हुए दानव। सोए हुए दानव। हाँ, क्योंकि ये हाल के इतिहास में नहीं फटे हैं, लेकिन भविष्य में कभी भी जाग सकते हैं। जापान का खूबसूरत माउंट फूजी और अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो इसके बेहतरीन उदाहरण है। यहीं पर मेरा एक सवाल है, हम ये कैसे तय करते हैं कि कोई ज्वालामुखी बस सो रहा है या मर चुका है? इसमें गलती होने का कितना खतरा है? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। वैज्ञानिक इसके लिए भूकंपीय गतिविधि, जमीन की सूजन और गैसों के उत्सर्जन पर लगातार नजर रखते हैं, लेकिन ये कोई सटीक विज्ञान नहीं है। मतलब हम जिसे विलुप्त मानकर बैठे हो वो अचानक जाग सकता है, परवाह हो जाते हैं। और तीसरा प्रकार है विलुप्त, एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। ये वो है जिनके अंदर का मैग्मा सिस्टम पूरी तरह ठंडा हो चुका है और जिनके भविष्य में फटने की कोई संभावना नहीं है। अक्सर इनके क्रेटर में पानी भर जाता और झील बन जाती है। तो ये तो हुआ कि वो कितनी बार फटते हैं, लेकिन आपने कहा था कि उन्हें बांटने का एक और तरीका है। हाँ, दूसरा और शायद ज्यादा दिलचस्प तरीका है उनके फटने के तरीके और उससे बनने वाले आकार के आधार पर। अच्छा। सभी ज्वालामुखी एक ही तरह से नहीं फटते। कुछ धीरे धीरे लावा उगलते हैं, जबकि कुछ भयानक विस्फोट के साथ फटते हैं। ये उनके लावे के गाढ़ेपन पर निर्भर करता है। जैसे शहद और टूथपेस्ट में फर्क होता है। शहद आसानी से फैलता है और टूथपेस्ट अपनी जगह पर ढेर बना लेता है। क्या बात है, इससे बेहतर एनालॉजी हो ही नहीं सकती। बिल्कुल यही फर्क है। जिन ज्वालामुखियों का लावा पतला और कम चिपचिपा होता है, शहद की तरह, वो विस्फोटक नहीं होते। लावा शांति से निकलकर दूर दूर तक फैल जाता है। तो उससे खड़ा पहाड़ नहीं बनता होगा? नहीं, उससे एक चौड़ा ढाल जैसा आकार बनता है, जिसे शील्ड ज्वालामुखी कहते हैं। हवाई द्वीप का मोर्ना लोआ इसका क्लासिक उदाहरण है। ये हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी हैं। और जिनका लावा टूथपेस्ट की तरह गाढ़ा और चिपचिपा होता है, वो होते हैं मिश्रित ज्वालामुखी, कंपोजिट वोल्केनो। इनका लावा गाढ़ा होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं बह पाता और गैसों को अपने अंदर फंसा लेता है, जिससे दबाव बढ़ता होगा। बिल्कुल। और एक दिन ये एक जबरदस्त धमाके के साथ फटते हैं। इनका आकार एक क्लासिक ज्वालामुखी जैसा होता है, नुकीला और खड़ी ढलान वाला। माउंट फूजी इसी प्रकार का है। और फिर आते हैं सबसे खतरनाक वाले, जिनके बारे में मैंने पढ़ा है, काल्डेरा। हाँ, काल्डेरा ज्वालामुखी का एक प्रकार नहीं, बल्कि एक घटना है। ये तब बनता है जब कोई ज्वालामुखी इतनी जबरदस्त शक्ति से फटता है कि उसका पूरा पहाड़ी हवा में उड़ जाता है। पूरा का पूरा पहाड़? हाँ, और वो खुद अपनी ही खाली जगह में धंस जाता है। इससे जमीन पर एक बहुत बड़ा कढ़ाई जैसा गड्ढा बन जाता है, जिसे काल्डेरा कहते हैं। क्या इसका कोई असल उदाहरण है? बिल्कुल। इंडोनेशिया में टोबा झील दुनिया की सबसे बड़ी काल्डेरा झीलों में से एक है। ये लगभग 75,000 साल पहले एक महाविस्फोट से बनी थी। 75,000 साल पहले? हाँ,
और वो विस्फोट इतना भयानक था कि उसने पृथ्वी को कई सालों के लिए एक ज्वालामुखी सर्दी में धकेल दिया था। माना जाता है कि उस समय इंसान विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए थे। ये तो रोंगटे खड़े कर देने वाली बात है। अच्छा, हमने सतह पर बनने वाले इन आकारों की बात की, हाँ। लेकिन जमीन के नीचे क्या होता है? बेहतरीन सवाल। ज्वालामुखी की कहानी सिर्फ सतह पर नहीं लिखी जाती। जब मैग्मा ऊपर की तरफ बढ़ता है लेकिन सतह तक पहुंचने से पहले ही ठंडा होकर जम जाता है, तो वो भी कुछ खास आकृतियां बनाता है। जैसे ज्वालामुखी की जड़ें? एक तरह से, हाँ। इन्हें अंतर्विधि स्थलाकृतियां कहते हैं। इनके बारे में बताइए, इनसे जुड़े सवाल भी आते हैं। जरूर। कल्पना कीजिए कि मैग्मा चट्टानों की परतों के बीच से रास्ता बना रहा है। अगर वो परतों के बीच क्षैतिज रूप से यानी हॉरिजॉन्टली फैलकर जम जाए तो उसे सिल कहते हैं। ठीक है, एक परत की तरह। हाँ, लेकिन अगर वो परतों को काटते हुए एक दीवार की तरह सीधा ऊपर की ओर यानी वर्टिकली जम जाए तो उसे डाइक कहते हैं। सिल और डाइक, ये नाम याद रखने होंगे। बिल्कुल। और इन सब का स्रोत होता है जमीन में बहुत गहराई में जमा हुआ मैग्मा का एक विशाल भंडार। उसे बैथोलिथ्स कहते हैं। ये पूरी की पूरी पर्वत श्रृंखलाओं का आधार बनाते हैं। तो हमने ये समझ लिया कि ज्वालामुखी क्या है और कितने प्रकार के हैं। अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। ये दुनिया में कहाँ पाए जाते हैं? क्या ये कहीं भी फट सकते हैं? नहीं, ये बिल्कुल भी रैंडम नहीं है। इनका एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न है। दुनिया के लगभग 75% ज्वालामुखी और 90% भूकंप एक खास बेल्ट में आते हैं, जो प्रशांत महासागर के चारों ओर है ना? हाँ, जो प्रशांत महासागर को चारों तरफ से घेरती है। इस बेल्ट को इसकी आग उगलने की प्रवृत्ति की वजह से प्रशांत अग्नि वलय, द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। रिंग ऑफ फायर, ये नाम तो बहुत सुना है, पर ऐसा क्यों है? प्रशांत महासागर में ऐसा क्या खास है? इसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक्स। हमारी पृथ्वी की सतह कई बड़ी बड़ी प्लेटों में टूटी हुई है जो लगातार हिल रही हैं। रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहां ये प्लेटें आपस में टकरा रही हैं। और इस टकराव से ही ज्वालामुखी बनते हैं। हाँ, यहाँ एक भारी महासागरीय प्लेट एक हल्की महाद्वीपीय प्लेट से टकराकर उसके नीचे खिसक रही है। इस प्रक्रिया को सबडक्शन कहते हैं। सबडक्शन, इसे थोड़ा और आसान शब्दों में समझाइए। इसे ऐसे समझिए कि दो विशालकाय चीजों की धीमी गति से टक्कर हो रही है। जब भारी और गीली समुद्री प्लेट हल्की महाद्वीपीय प्लेट के नीचे गोता लगाती है तो वो पृथ्वी के गर्म मैंटल में पहुंच जाती है और वहां पिघल जाती होगी। बिल्कुल। गर्मी और दबाव से उसमें फंसा पानी और चट्टानें पिघलकर जबरदस्त मात्रा में मैग्मा बनाती हैं, और यही मैग्मा ऊपर उठकर सतह पर ज्वालामुखियों की एक पूरी चेन बना देता है। तो रिंग ऑफ फायर असल में पृथ्वी का एक विशाल रिसाइकलिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है। बिल्कुल सही कहा, जहां पुरानी समुद्री सतह नष्ट होती है और नया महाद्वीपीय भूभाग बनता है। गहरी और जानकारीपूर्ण बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। एग्जाम प्लस के साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली बार एक और महत्वपूर्ण विषय के साथ मिलेंगे। जय हिंद।